हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी। मैं इन दिनों एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के विभिन्न विधाओं को आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि जीवन में किसी प्रकार की आपको कठिनाई न हो। यदि आपका कुंडली बना हुआ है, हॉरोस्कोप बना हुआ है, और ये पता चलता है कि जीवन में हमेशा कभी अच्छा और कभी बहुत बुरा होता है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपके कुंडली में काल सर्प योग है। एक्चुअली कुंडली वही होता है जिस समय आप जन्म हो लेते हैं, उस समय आसमान में जो नक्षत्र पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में होता है, वही कुंडली होता है। तो कुंडली में यदि काल सर्प योग होगा तो निश्चित रूप से तरह तरह की कठिनाइयाँ आएंगी। अभी आप सामने देख रहे हैं एक कुंडली जो काल सर्प योग से ग्रसित है। इसमें 12 घर है, तो 12 घर में 6 घर पूरी तरह से प्रभावित होता है। जैसे कि आप देखिए, ये 2 है, ये 12वां घर है। यहाँ से गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12वां घर है और ये 6ठा घर है। दोनों के बीच में एक तरफ राहु और एक तरफ केतु है, सारे ग्रह पड़े हुए हैं। ये है काल सर्प योग। तो इस काल सर्प योग में प्रभाव किसका किसका है? व्यक्ति के हाथ से व्यय बहुत अधिक होगा, घूमने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, पैर दर्द करेगा हमेशा, किसी प्रकार का अगर गेन होता है, किसी प्रकार की अगर उपलब्धि होती है, वो उस पर रोक लगाएगा। दोस्तों और साथियों के संग ये ज़्यादा घूमेगा। मदर को बहुत प्रभावित करेगा, मदर बहुत चिंतित रहेगी। शिक्षा से दूर भागने की कोशिश करेगा, भगाने की कोशिश करेगा, और निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाएगी। ये काल सर्प योग अभी आप देख रहे हैं, जिसमें कि 6 और 12 दोनों प्रभावित हैं। लेकिन मैं अभी आप विस्तृत रूप से काल सर्प योग के बारे में वर्णन करूंगा, ताकि आप पूरी तरह से समझ जाएं काल सर्प योग क्या है, कैसे है और कैसे इसको ठीक किया जाए। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। इसीलिए शुरू से अंत तक आप मेरे एस्ट्रोलॉजी के वीडियो को ज़रूर देखें। सर्वप्रथम तो आप जान लें कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के विपरीत वर की चाल में रहते हैं। यानी जन्म पत्री के हर भाव के अंत से प्रारंभ होकर आरंभ की ओर चलते हैं। राहु की अपनी राशि कुंभ है और उच्च राशि मिथुन है। केतु की अपनी राशि वृश्चिक है, उच्च राशि धनु है। काल सर्पयोग तभी बनता है जब सूर्य, सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाते हैं। ये साइंटिफिक कॉज है। यदि कोई भी ग्रह राहु या केतु के साथ है तो, और डिग्री के अंदर है, तो राहु और केतु के चलते काल सर्पयोग बनेगा। जैसे राहु 29 डिग्री एवं अन्य कोई ग्रह 28 से कम हो। यदि ग्रह डिग्री के से बाहर हो तो काल सर्पयोग नहीं बनेगा। जैसे राहु 19 और ग्रह 21 है, तो राहु को काल सर्पयोग मुख
और केतु को पूंछ कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ड्रैगन्स हेड या ड्रैगन्स टेल कहते हैं। ये चीन में भी ड्रैगन्स टेल और ड्रैगन्स टेल कहा जाता है। चीन के एस्ट्रोलॉजी में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। इसलिए सभी ग्रहों की सर्प रूप राहु मुख जिसे ड्रैगन्स हेड और केतु पुच्छ जिसे ड्रैगन्स टेल में ग्रह पड़ जाने से पीड़ित होते हैं। इसका फल विशेष प्रकार का होता है। अब आगे सुनिए। काल सर्पयोग फल भी अलग अलग होता है, प्रथम और सप्तम। जैसे कि प्रथम है और ये सप्तम है। प्रथम और सप्तम भाव के मध्य काल सर्पयोग में जन्मा व्यक्ति स्वतंत्र विचार वाला निडर होता है एवं आत्मसम्मान को सदा ऊपर रखता है। मानसिक तनाव और शरीर कष्ट से अक्सर पीड़ित रहता है। वैवाहिक जीवन में बेचैन रहता है, किंतु ऐसा व्यक्ति रूहानी विचार एवं शक्ति प्राप्त भी करता है। यदि बाकी ग्रह 11वें भाव एवं सप्तम भाव में पड़े हों तो जीवन के उत्तरार्ध में अधिक कष्ट होता है। द्वादश एवं छठे भाव के काल सर्पयोग में जन्मे व्यक्ति की आंखें अक्सर कमज़ोर होती हैं। पढ़ाई आदि में अत्यधिक प्रयासों के बाद सफलता प्राप्त होती है। धन कमाने में कठिनाई एवं खर्च की अधिकता बनी रहती है और देश विदेश यात्राएं भी करता है। औरों का हिस्सा छीनने में माहिर होता है और धोखाधड़ी आदि कारणों से दंड भी पाता है। यदि यह योग 11वें और पंचम भाव के मध्य बने तो आय साधन प्रत्यक्ष के अलावा गुप्त भी होता है। जैसे सट्टा लॉटरी से धन प्राप्त करने में भाग्यशाली होते हैं। संतान प्राप्ति में एवं उसके कष्ट होते हैं जिसे उसका निवारण बहुत ज़रूरी होता है। दसम और चतुर्थ भाव में काल सर्पयोग निर्मित हो तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई पड़ आता है और जीविका कमाने के लिए संघर्ष अधिक करना पड़ता है एवं उन्नति भी करता है। आमतौर पर बड़ी आयु में ही सफलता अधिक प्राप्त करता है और अप्रिय प्रसंगों एवं आलोचना भरे कार्य करता है। पिता के धन का अनुचित उपयोग भी करता है। नवम और तृतीय भाव में काल सर्पयोग बने तो प्रयास असफल होते हैं और भाग्योदय या भाग्योन्नति में बाधा आती है। सट्टा और लॉटरी व्यापार में अकस्मात लाभ प्राप्त करता है। यदि शुभ दशा चले तो विदेश से लाभ भी होता है और बंधु बांधवों से धोखा भी प्राप्त करता है। अष्टम और द्वितीय भाग में काल सर्पयोग हो तो मानसिक तनाव, असफलता, आर्थिक तंगी, घरेलू कारणों से उलझन उत्पन्न होती है। धन जमा कर पाना संभव नहीं होता। जातक गुप्त विद्या अर्थों के ज्ञान प्राप्त में प्रयासरत होता है, अर्थात मैस्मरिज्म, भूत प्रेत बाधाओं के कारण भी कष्ट पाता है और आत्महत्या
जैसे पाप करने की कोशिश करता है। सप्तम और प्रथम भाव का काल सर्पयोग स्त्री या पति से कष्ट दिलवाता है। अत्यधिक कठिन परिश्रम करने के बाद भी आय पैदा होती है और पार्टनरशिप कार्यों में भागीदार से कष्ट एवं आर्थिक हानि भी रहता है। छठे एवं 12वें भाव में काल सर्पयोग हो तो जातक के विरोधी एवं शत्रु स्वयंमेव समाप्त हो जाते हैं, किंतु उसे गुप्त भय लगा रहता है। मानसिक तनाव, मामा पक्ष से कष्ट एवं दांत नेत्र रोग तंग करते हैं। पंचम और 11वें भाग में अगर काल सर्पयोग हो तो व्यक्ति को संतान प्राप्त करने में कठिनाई होती है, किंतु हो जाने के बाद कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। जीवन का पूर्वाहन संघर्षमय रहता है। महत्वपूर्ण कार्य कभी भी आसानी से नहीं हो पाता। आर्थिक स्थिति डामाडोल रहती है। चतुर्थ और दसम भाव में काल सर्पयोग पारिवारिक एवं माता से कष्ट प्राप्ति का द्योतक होता है। आराम कम से कम प्राप्त होता है। जमीन मकान संबंधी परेशानी घेरे रहती है। तृतीय और नवम का काल सर्पयोग व्यक्ति को भाग दौड़ अधिक करवाता है। विदेश में यात्राओं का लाभ देता है और जीविका पैदा करने में यात्राओं का योगदान अधिक रहता है। छोटे भाई से कष्ट प्राप्त होता है। द्वितीय और अष्टम भाव में काल सर्पयोग पैतृक संपत्ति और मामलों में झगड़े करवाता है। गुप्त रोग होता है। यहाँ तक आपने देखा कि काल सर्पयोग अलग अलग दुख और पीड़ाओं में पैदा होता है। जीवन में अक्सर विघ्नों का सामना करना पड़ता है और संतोष की अनिश्चितता बनी रहती है, लेकिन इसकी रिमेडी भी है। रिमेडी होनी जरूरी है। काल सर्पयोग हो, ठीक है। अब उस नक्षत्र में जन्म हुआ तो इसमें दोष उस व्यक्ति का नहीं है, बस काल सर्पयोग का निवारण जरूरी है। काल सर्पयोग को निवारण के लिए श्रावण मास में नाग पंचमी के दिन विशेष तौर पर पूजा होती है। उस पूजा अनुष्ठान में उस बच्चे को भाग लेना चाहिए। इसके अलावा एक और बात मैं बताता हूँ कि जहाँ भी काली जी का मंदिर हो, छिन्न मस्तिका की मंदिर हो, वहाँ काल सर्पयोग का निवारण होता है। इसमें जो घर प्रभावित होते हैं उस घर पर 6 नारियल फोड़ा जाता है तो काल सर्पयोग में बहुत अधिक कमी लाता है। अभी पूजा काल सर्पयोग का रजरप्पा मंदिर, जहाँ पर छिन्न मस्तिका मंदिर है, वहाँ होता है। और मैसूर में चामुंडा मंदिर, गुवाहाटी में जो काली की मंदिर है छिन्न मस्तिका, वहाँ पूजा होती है। ये 3 जगह काल सर्पयोग की विधान का वर्णन है। 3 जगह पूजा करें, या जहाँ पर भी काली जी की मंदिर हो वहाँ पर आप शनिवार को जाएं और उस मंदिर का 9 चक्कर लगाएं दाहिने की ओर से और 9 बार देवी को प्रणाम करें तो काल सर्पयोग की 25% कमी आ जाती है। अभी इधर
काली की मंदिर है बखोरापुर भोजपुर में, वहाँ पर भी आप जाकर काल सर्प योग की पूजा कर सकते हैं। जीवन में अगर सुख पाना है तो काल सर्प योग को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसके बाद मैं तरह तरह का एस्ट्रोलॉजी पर आधारित ज्ञान देते रहूँगा जो आपके जीवन में सुख सुविधा लाते रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।